गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोगों को बैंकों के विकास का भाग 2 बताने जा रहे हैं, जिसमें भाग 1 में आपको बैंकों का विकास कैसे हुआ, नोट कैसे छपती है, कहाँ छपती है, कागज़ कहाँ से आते हैं, स्याही कहाँ से बनती है, इन सबों पर चर्चा हो गई है। अब इसका भाग 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख बैंकों का उल्लेख है। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक उस बैंक को कहते हैं जो संसद विधेयक बनाकर बनाती है और उस पर आरबीआई का नियंत्रण होता है। संसद विधेयक बनाकर तथा आरबीआई का नियंत्रण होता है। और एक होता है आपका सहकारी बैंक। यह राज्यों द्वारा सहकारी समिति बनाकर इसका गठन किया जाता है। एक बैंक आपका ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक 1975 में बनाए गए हैं। यह पूरे देश में बैंक है, मात्र 2 राज्य हैं जहाँ पर यह बैंक नहीं है। एक है सिक्किम और दूसरा है गोवा। सिक्किम और गोवा में ग्रामीण बैंक नहीं है, बाकी देश के हर राज्यों में ग्रामीण बैंक हैं। तीसरा आ रहा है आपका सेबी। सेबी का गठन 1992 में किया गया। इसका काम है शेयर, 1992 में किया गया है। इसका उल्लेख है शेयर बाजार पर नियंत्रण। यह शेयर बाजार पर नियंत्रण करता है सेबी। उसके बाद नाबार्ड बैंक आया। नाबार्ड बैंक यह कृषि के लिए बनाया गया बैंक है। कृषि के लिए बनाया गया बैंक है। 1982 में 1982 नाबार्ड बैंक 1982 में यह कृषि से संबंधित है। इस शिवरामन समिति के सिफारिश पे इस बैंक का गठन किया गया। एक बैंक और आपका महत्वपूर्ण है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई बैंक इसका मतलब है औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक विकास बैंक। यह बैंक उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। इसका गठन 1964 में किया गया। 1967 तक यह आरबीआई के नियंत्रण में था। उसके बाद 1976 के बाद यह भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया। भारत सरकार के नियंत्रण में। अब बैंक कितने बने जिससे देश में व्यवस्था चलने लगी। अब इसका प्रमुख बैंक आरबीआई बैंक है। इसके बारे में बताया गया है पिछले वीडियो में। हिल्टन कमेटी के सुझाव पर इस बैंक का गठन 1935 में किया गया। अब यह बैंक क्या करता है, भारत में जो महंगाई होती है, महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करता है। अब महंगाई नियंत्रण स्थापित करने के लिए महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ काम करता है, जिसके प्रमुख है। पहले इसके बाद कुछ समझा दें, इसके बाद तब महंगाई पर नियंत्रण कैसे होता है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए आरबीआई है, उसके बाद ये छोटे मोटे जो है अन्य बैंक हैं, और इधर जनता है। होता क्या है कि अन्य बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, जनता अन्य बैंक से लोन लेती है। तो अब जब ये अन्य बैंक आरबीआई के पास जाएंगे लोन लेने के लिए, तो यहाँ पर एक ब्याज होता है जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग
फैसिलिटी, एक होता है बैंक रेट। यह 3 प्रकार के ब्याज आरबीआई लेता है अन्य बैंकों से। अब जनता जब अन्य बैंकों के पास जाएगी लोन लेने के लिए, तो अन्य बैंक जनता से 2 प्रकार के ब्याज लेते हैं। एक है पीएलआर और दूसरा का है बेस रेट। बेस रेट, अब देखिए पीएलआर और बेस रेट। पीएलआर जो ब्याज होता है, जो कभी कभी बैंक में लोग चले जाते हैं ब्याज लेने के लिए, उनसे बैंक लेते हैं, कुछ बढ़ा कर लेते हैं। लेकिन बेस रेट जो होता है ना, जो बैंकों के खास होते हैं, जो बैंक में हमेशा लेन देन करते हैं, वो अगर बैंक से ब्याज लेते हैं तो बैंक उनको बेस रेट पर ब्याज देता है। और कोई कभी कभार जो बैंक में चले जाते हैं ब्याज लेने के लिए, लोन लेने के लिए, उन पर लगता है पीएलआर, प्राइम लैंडिंग रेट। प्राइम लैंडिंग रेट, यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। प्राइम लैंडिंग रेट जो बैंक में कभी कभार चले जाते हैं लोग लोन लेने के लिए, उनसे बैंक पीएलआर लेता है। और जो बैंक में पर्सनल ग्राहक होते हैं उनसे बैंक कम रेट पर उनको ब्याज पर पैसा लोन देता है। अब देखिए, सबसे कम रेट का ब्याज बेस रेट है, इससे कम पर कोई बैंक ब्याज नहीं दे सकता है। यह खास लोगों के लिए है, एकाएक कोई पहुंच गया उनके लिए है। अच्छा, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, रेपो रेट है, एमएसएफ है और एक है बैंक रेट। देखिए, रेपो रेट किसे कहेंगे और एक है रिवर्स रेपो रेट। जब जनता अन्य बैंकों के पास जाएगी पैसा के लिए, तो अन्य बैंक आरबीआई से पैसा लेंगे लोन। जब आरबीआई से ही लोन ले लेंगे और एक बार स्थिति उलट जाती है, तो ध्यान दीजिए, जब ये ब्याज देते हैं तो इसको कहा जाता है रेपो रेट, और जब आरबीआई ब्याज देता है तो उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। बात क्लियर नहीं हो रही होगी। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का मतलब क्या है? जब यह अन्य बैंक ब्याज देते हैं तो रेपो रेट कहलाता है, और जब आरबीआई ब्याज देता है तो रिवर्स रेपो रेट होता है। जैसे इसको थोड़ा समझिए, जैसे मान लीजिए किसी कारणवश आरबीआई से लोग पैसा ले लिए, बदले में ही ब्याज देंगे। जब अन्य बैंक ब्याज देते हैं तो रिवर्स रेपो रेट होता है। और कभी कभी यह बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करते हैं तो बदले में आरबीआई ब्याज देता है, तो इनको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। बात समझ में आ रही है? तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा, यह क्लियर हो गया। अच्छा, एक देखिए एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब यह होता है कि कभी कभार बैंकों को आकस्मिक एकाएक आवश्यकता पड़ जाती है पैसे की, तो वह जाके आरबीआई से पैसा लेते हैं। जब एकाएक आरबीआई से पैसा लेते हैं, वो ऐसे समय में आरबीआई जो उनसे ब्याज लेता है उसको एमएसएफ कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अति अल्प, अति अल्प, अति अल्प अवधि के लिए, हाई जो है अल्प अवधि के लिए, और एक जो है दीर्घ अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, हम बताए हैं जब आरबीआई ब्याज देता है तो क्या कहलाया जाएगा? रिवर्स रेपो रेट। जब अन्य बैंक ब्याज देंगे आरबीआई को तो रेपो रेट, और जब जनता देगी तो 2 प्रकार की देगी। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया होगा तो एक प्रश्न आता है, एक सवाल है एनडीटीएल, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। इसका मतलब होता है ना कि जो जनता बैंकों के पास पैसा जमा करती है, पूरे साल का जो पैसा बैंकों के पास इकट्ठा होता है उसको एनडीटीएल बोला जाता है। इसमें इधर एक होता है सीआरआर, जिसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो।
और एक होता है आपका SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR होता है। अब इसमें क्या होता है कि CRR जो है ना, यह अन्य बैंकों से RBI कहता है कि अपना कम से कम 4-5% पैसा उठा के आपको कहाँ रखना है, RBI में जमा करना है, और कम से कम 20 से 22% हिस्सा उठा के आपको 20 से 22% हिस्सा उठा के आपको अपने पास फिक्स रखना हमेशा के लिए। अगर यह काम कोई बैंक नहीं करता है, RBI छापा मारती है और उनके पास 20 से 22% रुपया नहीं रखा गया है, तो उन पर अधिक से अधिक जुर्माना लगेगा। यानी जनता के पैसा को 4 से 5% RBI अपने पास रखने के लिए बोल रही है और 20 से 22% खुद अपने मतलब बैंकों के पास रखने के लिए बोल रही है। इतना पैसा उनको हमेशा फिक्स रखना होगा। CRR क्लियर हो गया होगा। CRR का मतलब यही होता है कि जो जनता द्वारा जमा किया गया पैसा है उसका कम से कम 4 से 5% हिस्सा जमा करना है आपको RBI के पास। और SLR क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका क्या है, बैंकों को खुद हमेशा के लिए अपने पास कम से कम 20-22% हिस्सा रखना होगा, ताकि इमरजेंसी में अगर कोई ग्राहक चला गया पैसा लेने के लिए तो उसको यह ना सुनना पड़े कि बैंक में पैसा नहीं है। तो SLR क्लियर हो गया होगा और CRR क्लियर हो गया होगा। रिवर्स रेपो दर हो गया होगा, रेपो दर हो गया होगा, प्राइम लेंडिंग रेट और बेस रेट क्लियर हो गया। PLR और बेस रेट है जनता द्वारा मतलब ब्याज है, और है जो अन्य बैंकों द्वारा ब्याज है, और ये जो RBI द्वारा ब्याज है। अब देखिए महंगाई पर नियंत्रण जो बताया गया था, इस पर होता क्या है कि मौद्रिक नीति के अनुसार RBI महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब देखिए महंगाई पर नियंत्रण कैसे स्थापित करेगी। देखिए एक आएगा रेपो रेट, एक आएगा आपका MSF, एक आएगा बैंक रेट, एक आएगा आपका CRR और एक आएगा आपका SLR। यह सब मिला के इसी के अनुसार मतलब कि RBI जो होती है महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब इसको चलिए देखिए इतना हो गया ना, इसके हिसाब से RBI महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करती है। अब देखिए यह रेट जब बढ़ जाएगा यानी ब्याज महंगा हो जाएगा। जब ब्याज महंगा हो जाएगा तो कोई ब्याज नहीं लेगा। जब ब्याज नहीं लेगा तो बाजार में पैसा नहीं रहेगा। जब बाजार में पैसा नहीं रहेगा तो कोई सामान नहीं खरीदेगा, और जब सामान नहीं खरीदेगा तो वस्तु की कीमत गिर जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी। इसी का ठीक उल्टा होता है, अगर इसको घटा दिया जाए तो लोग ब्याज लेना शुरू करेंगे, सबके पास पैसा हो जाएगा, सभी लोग अंधाधुंध सामान खरीदेंगे, जिससे महंगाई बढ़ जाएगी। तो देखिए अगर इन सबको बढ़ा दिया गया तो महंगाई कम हो जाएगी, यदि इसको घटा दिया गया तो महंगाई बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। एक खुला बाजार नीति होती है, इसको हम इस साइड लिख दे रहे हैं, खुला बाजार नीति। देखिए खुला बाजार नीति का मतलब यह तो RBI बैंकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। कुछ देश में ऐसे पूंजीपति लोग हैं जो अपना बिजनेस से अपना व्यापार करते हैं, तो उनके पैसे को खींचने के लिए RBI क्या करती है, कुछ प्रतिभूति के द्वारा उनके पैसों को खींच लिया जाता है। जैसे मान लीजिए LIC है, LIC जीवन बीमा जाएगी उनके पास, बोलेगी कि 1 लाख रुपया दीजिए, हम आपको 10 लाख रुपया देंगे। तो जो खुला बाजार नीति के अंतर्गत जो पर्सनल व्यापार करने वाले होते हैं वह पैसा जमा कर देते हैं, बदले में क्या थमा देते हैं, प्रतिभूति। तो यानी प्रतिभूति, इसके बाद हो जाएगा आपका तरलता। मेरी समझ से बात खुला बाजार नीति का थोड़ा समझ लीजिए। जैसे बैंकों के ऊपर तो RBI नियंत्रण कर ले, लेकिन जो खुद बिजनेस कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए
क्या होती है, आरबीआई द्वारा प्रतिभूति तैयार किया जाता है, मतलब एलआईसी के कागज। क्या करेगी एलआईसी 1 लाख रुपया लेके उनको कागज थमा देगी, यानी उनका पैसा अपने पास कवर कर लिए, जिससे पैसा जब बैंकों के पास चला जाएगा तो महंगाई पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये आज के क्लास का था, इसके बाद समाप्त किया जा रहा है, आगे मिलेंगे बाद में।